guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 1 Investment Basics of Class 10th FMM. इससे पहले मैंने तुम लोगों को सारा सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझाकर एक वीडियो डाला था. अगर तुम लोगों ने पूरे सिलेबस को समझने वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लेना. तुम्हें ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस पूरे कॉन्टेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, उसके बाद आज हम इस वीडियो में, ये पार्ट 1 है क्योंकि तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देती हूँ, यहाँ पे हम आज इस वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस तक देखने वाले हैं. ओके, तो तुम ध्यान से देखो पूरा वीडियो, और तुम्हें जो भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता देना और आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं. अब देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिक्स. तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स हमको इस चैप्टर में पता लगने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जब कर रहे होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है. उसके बाद हम फाइनेंशियल ऑप्शंस देखेंगे और फिर फाइनेंशियल ऑप्शन जो दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, उसमें से हम लोग शॉर्ट वाले को देख रहे होंगे. ओके, लॉन्ग से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं इसको. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अब देखो, बहुत बार अब तुम लोगों ने सुन लिया कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट. अब ये इन्वेस्टमेंट है क्या? और ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है. अब इन जितने भी लेक्चर्स में तुम्हें बताने वाली हूँ, मैं उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी. और जो पेपर तुम्हारा होगा ना, वो इसी बुक से आने वाला है. पेपर की टेंशन मत लेना कि अच्छा पेपर कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा. नहीं, पेपर कहीं बाहर से नहीं आता, पेपर इसी बुक से आता है. इस वीडियो को जितने भी अच्छे तरीके से देख सकते हो. अपनी तुम्हारे पास अगर बुक है उसमें नोट्स लिख सकते हो, उसमें अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो. वही करो, उसी को पढ़ो, उसी में से पेपर आएगा. और ये मैं तुम्हें ये स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाना, 100 में से 99 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है. ओके, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अब देखो, जितना भी पैसा आप लोग कमा रहे होते हो, जैसे आप लोग तो कुछ नहीं कमा रहे हो, हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं बेरोजगार. बट हमारे जो मम्मी पापा हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो अगर मान लो कि हमारे पेरेंट्स की इनकम है 60,000 रुपये ना, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये हमारे पेरेंट्स की इनकम है. अब यहाँ पे क्या करा, हमने इतना पैसा कमाया. अब इसमें से हमारे कुछ होंगे खर्चे. अब मान लो कि भाई 50,000 के आसपास हमारे खर्चे निकल के आए. भाई हमारे जो हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं, जैसे कि हम, उनके हमारे स्कूल फीस चली गई, हमारे घर का किराया चला गया, हमारे बिजली का बिल चला गया, ये वो जितने भी खर्चे होते हैं, हमारी ग्रोसरी हो गई. उसके बाद जो हमारे पास 10,000 रुपये बचे है ना, जो हमारे पास 10,000 रुपये बचे, अब इसका क्या करें? इसको घर में रख लें. घर में क्या पता चोरी हो गई, फिर क्या होगा, डाका पड़ गया तो क्या होगा. अब इसमें क्या करना है, जो हमारे 10,000 रुपये जो रेस्ट सेव्ड होती है ना, कुछ मनी तो खर्च हो जाती है, पार्टली हम लोग उसको स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं हमारी नीड्स पे, हमारी वांट्स पे. कुछ पैसे हमारे पास बच रहे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रख लेते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे लिए ये पैसा जो है वो हमारे लिए काम आएगा, है ना. तो इसको ध्यान से देखेंगे दोबारा. क्या है ये? द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड रेस्ट सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस. समझ में आ गया तुमको कि जितने भी पैसे हम लोग कमाते हैं उसको हम थोड़ा खर्च कर देते हैं, कुछ बचाते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस, जो अभी हमें पता नहीं है कि भाई फ्यूचर में हमारे संग क्या हो जाए, हमें कैसे पैसे की जरूरत पड़ जाए, उसको हम लोग उसको सेव करते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेविंग्स आइडल, तुम्हारी जो सेविंग्स बची है 10,000 रुपये, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसे घर में रख लो, है ना, अपने घर में रख लो, या फिर इसे कहीं इन्वेस्ट कर दो. अब देखो, दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब जब तुम घर में रखोगे तो तुम एकदम से उसको उठा के यूज़ कर सकते हो, पर घर में वो क्या होगा, पैसे का जो वैल्यू है. अब तुम्हें जब तुमने अगर वो वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी ना, वो कम हो जाएगी अगर पैसा तुम घर में रखोगे. तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो गए. इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो भाई तुम इमीडिएटली तुरंत नहीं निकाल सकते अपने इन्वेस्टमेंट को, बट ये क्या होगा, ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा. अगर तुमने सही तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट की है तो तुम्हारा जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट कर देगा और तुम्हारे मनी की जो टाइम वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. ओके, ये वाली बात समझ में आ रही. इसीलिए हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट. तो ये क्या होता है कि भाई अपनी मनी को फालतू में घर में रखने से अच्छा है कि आप उस पर रिटर्न लो. और रिटर्न कैसे लोगे, आप उसको इन्वेस्ट कर दो. तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी. ये बात मतलब मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती कि तुम लोग सिर्फ रोट लर्निंग करो, इसको समझो भी, है ना. रोट लर्निंग तो तुम्हें कोई भी करा देगा, पर मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि मैं तुम्हें रट्टा मरवा दूँ कि अच्छा देखो ये है ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे याद कर लो. नहीं, अगर तुमसे अब कोई पूछ ले कि अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, तुम उसको इस तरीके से बताओ जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, वाई शुड वन इन्वेस्ट. अब इन्वेस्ट करे ही क्यों, मैंने 2-3 बातें तुम्हें वैसे ही बता दी हैं, पर फिर भी एक बार सुन लो.
अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज। अब देखो ये जो 10,000 रुपये हमारे पास पड़े थे, अभी घर में ही पड़े रहते हैं, इनका क्या होता है, हम इसे शायद फालतू में खर्च कर देते, शायद ओवर स्पेंड कर देते। कंज्यूमरिज्म हमारे अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फालतू में रखे रहते हैं या कुछ नहीं होता, रखे रहते हैं ना। तो अब क्या होगा, अब इस इन्वेस्टमेंट अब अगर घर में रखे रहते हैं तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, फालतू में रखे पड़े। बट अगर आप बैंक में जमा करा दोगे या कहीं और लगा दोगे तो कुछ भी आपको, मान लो अगर 1%, वैसे 1% इंटरेस्ट मिलता नहीं, पर अगर 1% भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी आप उस पर कुछ ना कुछ कमा रहे हो। जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। जैसे मान लो अभी तुम एक बच्चे हो, है ना, तुम एक बच्चे ही हो, आई होप 10th क्लास में, ठीक है, तुम्हारा नाम है ए, तुम्हारा नाम है ए, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि भाई मेरे पास ये वाली बाइक होनी चाहिए, मेरे पास ये वाली बाइक होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास उस, अब देखो जो भी हमारी चीज़ें पसंद की होती है ना, उसको खरीदने का ज़्यादातर हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पैसे को सेव करना शुरू करते हैं। अब 10th क्लास में अगर अभी हो, एक बाइक पसंद आ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइक तुम्हें अभी मिल जाएगी, बाइक तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, तो तुम क्या करोगे कि भाई तुम पैसे जोड़ना शुरू करोगे कि भाई जो भी मुझे घर से पॉकेट मनी मिल रही है या जो भी मुझे मेरे रिलेटिव अगर घर पे आ रहे हैं मुझे कुछ दे रहे हैं तो मैं भाई पैसे जोड़ूं, है ना। तो तुम देखो बाइक के लिए पैसे जोड़ना रिलेटिव से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पर धीरे धीरे जब तुम जोड़ने जाओगे तो तुम्हारे पास एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी हो जाएगा। समझ रहे हो कि भाई मेरे को एक स्पेसिफिक गोल था कि भाई मुझे ये वाली बाइक खरीदनी थी, धीरे धीरे मैंने 2-3 साल तक लगातार पैसा जोड़ा और अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस बाइक को खरीद सकता हूँ। तो इसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट हमें घर पे नहीं करनी है कि घर पे हम पैसा रख रहे हैं, उसकी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, पर अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया है तो उस पर 2-3 सालों में जो भी आप इनकम, जो भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो वो उसका पैसा जो है आपका वो और तेजी से बढ़ेगा, घर में रह के वो इतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए। तीसरा आ जाते हैं मेक अ प्रोविजन फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। हमारा फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, ये बात हम सबको पता है। आज आप यहाँ पे सही सलामत बैठे हो, भगवान न करे कल हमारे साथ क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता, या फिर मान लो कि कोई ऑफर ही आ जाए। अब मान लो कि मेरे को बहुत अच्छा सिंगर बनना है, मुझे किसी ने कह दिया आप मुंबई आ सकते हो, उसने तो दे दिया मुझे ऑफर, पर मेरे पास तो मुंबई जाने के पैसे ही नहीं है, तो फिर बताओ क्या होगा। ये अनसर्टेन फ्यूचर है, तो मुझे इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे पता नहीं कौन मेरे से कहेगा कि आप मुंबई आ सकते हो, कह दे कोई बस जल्दी से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई वन नीड्स टू इन्वेस्ट वाइजली इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने इंट्रो वाली वीडियो में भी इसको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही इन्वेस्टमेंट करने का ये होता है कि आप इस इन्फ्लेशन की कॉस्ट को बीट करना चाहते हो, कि भाई इन्फ्लेशन से आपका पैसा आगे निकल जाए। कि अगर मान लो कि आज कोई चीज़ 10 रुपए की है ना, और अगले 10 साल बाद वो 15 रुपए की हो गई और आपने 10 रुपए बचा के रखे अपने घर में कि भाई अगले 5 साल बाद मुझे ये चीज़ खरीदनी है। अब बताओ, अब खरीद लोगे? अब 5 रुपए तो कम पड़ गए, बट अगर आपने यही पैसा इन्वेस्ट किया होता और आपको रिटर्न मिलता, तो मान लो ये 15, 16, 20 जितने का भी हो जाता, ठीक है, 5 सालों में, तो उससे क्या होता, आपने अब किया इन्फ्लेशन को बीट। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। अब इन्फ्लेशन मैंने कई बार कह दिया, मैंने समझाया नहीं अभी तक इस शब्द को एक भी बार। इन्फ्लेशन का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं महंगाई। समझ गए, महंगाई समझ में आ गया होगा, पर हिंदी में नहीं बताया था एक भी बार। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। अब जो हमारे जीने, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, देखो अभी कोई चीज़ मान लो, अभी ये मैड एंगल समझ लो इसे, अभी ये 5 रुपए का पैकेट आ रहा है, जब मैं 5 साल बाद देखूंगी तो ये 10 रुपए का हो जाएगा। इसका साइज देखो इतना ही रहेगा या कम इससे हो सकता है, पर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पार्ले जी को देख लो तुम। अब अगर तुम छोटे हो गए, तुमने बचपन में पार्ले जी खाए, 5 रुपए 4 रुपए ऐसे का आता था, और अभी तुम उस पार्ले जी को देख लो, दिस ह्यूज डिफरेंस। ओके, साइज भी चेंज हो गया पार्ले जी के पैकेट का, पार्ले जी के बिस्किट का, हर किसी चीज़ का। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हमारे घर का जो किराया है, हमारा बिजली का जो बिल है, हमारे स्कूल की जो फीस है, हमारे ट्यूशन की जो फीस है, अब एक अलग से इंटरनेट का खर्चा भी हमारे लाइफ में ऐड हो चुका है, बहुत सारी और भी चीज़ें। तो हमारे जीने की जो कॉस्ट है ना, जो हमारे ओवरऑल हर चीज़ हो गया, हमारे कपड़े महंगे हो चुके हैं, हमारा खाना महंगा हो चुका है, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज जब होती है तो हम उसे कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव, है ना। वही बात मैंने आपको बता दी कि भाई कौन सी चीज़ें आपको जीने के लिए ज़रूरी हैं, खाना पीना, कपड़े, घर,
ये सब तो करोगे ही ना, तो इन सब को खरीदने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगने लगेंगे। इन्फ्लेशन कॉजेज मनी टू लूज वैल्यू बिकॉज इट विल नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ अ गुड और अ सर्विस इन द फ्यूचर एज इट डज नाउ। मैंने वही आपको बताई कि भाई अगर आज कोई चीज़ 10 रुपये की खरीद रहे हो तो अगले 5 साल बाद वो आपको 10 की नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। वो 15 की मिलेगी, वो 12 की मिलेगी, पर 10 की वो नहीं मिलेगी। इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि द एम ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड अ रिटर्न अबव द इन्फ्लेशन रेट टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिक्रीज द वैल्यू। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पर देखो, मान लो मैंने 100 रुपये आज सेव करके रखे हैं और अगले मुझे पता है कि भाई 5 सालों में ये जो चीज़ है ये 120 रुपये की हो जाएगी। ओके, अब मेरे से किसी ने कहा कि भाई इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पर मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि अब भाई अगले 5 सालों में ये चीज़ अगर 120 रुपये तक के आसपास की हो जाएगी तो मुझे इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी है कि भाई मेरे को इस 100 रुपये पे 20% का रिटर्न मिले, है ना। ये चीज़ मुझे देखनी थी, पर मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 5% का इंटरेस्ट पे इसको इन्वेस्ट कर दिया और मैं बोल रही हूँ कि वाह वाह क्या मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, वाह। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फालतू की इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। मुझे ये इंश्योर करना है कि 5 साल के अंदर मुझे ये इस पैसे पे, इस 100 रुपये पे एटलीस्ट 20% का रिटर्न तो मिल ही जाए, ताकि मैं इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है उसको मीट कर सकूं, ठीक है। ये वाली बात हो गई, ये यहाँ पे लिखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आई होप तुम लोगों को ये इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो कि भाई कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हमें पता लगता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस पे यही 3 बातें हैं। अगर तुमसे पेपर में पूछ ले तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है 3 गोल्डन रूल्स हैं ये इन्वेस्टमेंट, एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए सिर्फ ये लिखना है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि भाई जितना जल्दी आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर सको उतना जल्दी करना चाहिए, उससे अच्छा रिटर्न मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, नंबर इसी को देख के मिल जाएंगे। इन्वेस्ट अर्ली, उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्ट रेगुलरली। इन्वेस्ट रेगुलरली करो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने आज इन्वेस्ट कर दिए 2000 रुपये, फिर आपने अगले 10 साल बाद इन्वेस्ट कर दिए, ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा। कर रहे हो तो मंथली बेसिस पे करो, ईयरली बेसिस पे करो, ऐसे रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। हमेशा एक चीज़ देखनी है कि भाई अगर हो सके तो अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट में भी, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना ना, ये उन लोगों का होता है कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा प्रो है उस चीज़ में, तो वो एकदम से मार्केट में पैसा डालेंगे निकाल लेंगे, उनकी बहुत इनकम हो जाएगी। बट अगर हमारे जैसे नूब लोग ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में जो मनी का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप उसको देखो तो आप कभी भी किसी ग्राफ का, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब मैं तुम्हें 2 बता रही हूँ। एक तो MRF है, ठीक है, एक MRF है और एक है टाटा मोटर्स। इन दोनों के, एक है टाटा मोटर्स, इन दोनों की तुम शेयर प्राइस गूगल पे डालना, ठीक है। और ये देख, उसका ग्राफ देखना कि अच्छा जब से ये दोनों शेयर प्राइसेस, ये जब से शेयर मार्केट में बिकने शुरू हुए, स्टार्टिंग में उसका क्या रेट था, उसका क्या प्राइस था शेयर का, और आज के टाइम पे उसका क्या प्राइस है। तो तुम्हें इतना ह्यूज लेवल ऑफ डिफरेंस पता चलेगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि भाई क्यों हमसे कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो जिस आदमी ने अपने MRF में स्टार्टिंग में 800-900 रुपये का शेयर कर, आई थिंक इसके स्टार्टिंग इसी से ही होगा, इसके आसपास से ही होगा, 800-900 रुपये उस बंदे ने लगाए होंगे, आज वो करीब 1.5 लाख इसके आसपास पहुंच गया। अभी थोड़ा लॉस वॉस चल रहा होगा, मैंने बहुत दिनों से मार्केट देखा नहीं है, तो मतलब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए। तो तुम समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या, मतलब व्हाट इज दिस, बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज डिफरेंस हमको दिखता है। तो इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने जो बोला है ना देखने के लिए, इसको देखना ज़रूर। जब तुम इन सब प्रैक्टिकलिटीज़ को अपने इस सिलेबस के साथ ऐड करोगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये देखो कि भाई कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिटन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अब तुम यह देखो, यहाँ पे ना हमारे पास 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, दीज आर 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इन्वेस्टिंग। अब ये ना तुमसे पेपर में पूछ लेता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिंग करने से पहले, उस करते वक्त कि हमें याद रखनी चाहिए, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें से 5-6 ईजी पॉइंट्स निकाल लो तुम और उसको याद रख लो, ठीक है। ये तुम्हारे UT में अगर अभी शुरू हो जाएंगे, अभी essay 1 जो होगा उसमें आएंगे, तो तुम आराम से लिख सकते हो। ओब्टेन रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया भाई, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमको लेना है। ये नहीं कि भाई किसी ने मेरे से मुंह जबानी कह दिया कि तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट कर लो, इस पे इतने रुपए मिल जाएंगे, नहीं, मुझे नहीं अग्री करना है। मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी साइंड चाहिए, एकदम ऑथराइज सिग्नेटरी ने उसको साइन किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट में उठा के ले लूँगी।
रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट। अब देखो यार, जो भी इंसान पैसा लगा रहा है उसने वो पैसा बहुत खून पसीने की कमाई से कमाया है, ठीक है, बहुत मेहनत से कमाया है। तो अगर आप अपने पैसे को ऐसे ही इन्वेस्ट कर दोगे बिना कुछ डॉक्यूमेंट देखे दाखे, तो आपको नुकसान ही होगा, बहुत सारे चांसेस हैं आपको नुकसान होने के। तो आपके जो भी वो डॉक्यूमेंट है सिर्फ उसको लेना नहीं है, उसको पढ़कर समझना भी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई इलीगल कंपनी हो, कोई इलीगल काम करती हो, बंद हो जाए, ठप हो जाए, वो सारी लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो ये सब आपको देखना है, उसकी लेजिटिमिटी चेक करनी है। फाइंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। अब देखो कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप जिसमें इतना कॉस्ट लगा रहे हो तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मान लो मैं किसी शेयर में लगा दूं तो भाई 1,00,000 रुपए, और मुझे पता है कि 1 साल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,02,000 रुपए। तो व्हाट एन इन्वेस्टमेंट, ओ माय गुडनेस, ऐसे इन्वेस्टमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यही मुझे देखना है कि भाई मेरे कॉस्ट लगाऊंगी तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। एसेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये चीज़ देखोगे कि भाई इसकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। इस इन्वेस्टमेंट में देखो रिस्क तो होगा ही होगा, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में होगा ही होगा, पर ऐसी बात नहीं है कि आप इसको नहीं देखोगे, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आपको रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ जो कि एकदम से बंद ना हो जाए, तो भाई मुझे सारा रिस्क ही हो जाए। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब लिक्विडिटी भी चेक करनी है भाई, अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई, मुझे मेरे पैसे को निकालना पड़ गया, तो क्या मैं अपने पैसे को निकाल सकता हूँ। अब मान लो मैंने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसमें 20 सालों तक मैं कोई पैसा निकाल ही नहीं सकती, और उसमें मैंने अपना बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ अपना इनकम, अपनी सेविंग लगा रखी है, तो उससे क्या होगा। अब देखो यार, अनसर्टेन फ्यूचर है, दैट इज वी ऑल नो कि भाई फ्यूचर हमारा बहुत अनसर्टेन। अब मुझे ज़रूरत पड़ गई कुछ पैसे की और मैं उसे निकाल भी नहीं सकती, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे इन्वेस्टमेंट करने का, मेरे पैसे को बढ़ाने का, मेरे पास पैसे होने का, मेरे पैसे इन्वेस्ट करने का, कोई दिस नो मीनिंग बिहाइंड दैट, है ना, अगर मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकती तो। असर्टेन एज इफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक गोल्स। अब गोल तो है हमारा 2,00,000 रुपए की बाइक खरीदने का, पर इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर रही हुई है कि हमको भाई 10 सालों में ये 20,000 रुपए का रिटर्न जो है इस पर मिल जाएगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट है 10,000। मतलब क्या है ये सब, मतलब व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं होता है ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको देखना है कि भाई आपका क्या स्पेसिफिक गोल है, आपके जो गोल है उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। उतना ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, उतना ही आपको ये देखना है कि भाई मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, ताकि मैं इतने टाइम बाद मैं 2,00,000 रुपए पर पहुंच जाऊं और मैं इस बाइक को खरीद लूं, ठीक है। क्योंकि और ये 2,00,000 भी कैसे हैं कि भाई ये बाइक 5 साल बाद 2,00,000 रुपए की मिलेगी, अभी शायद वो थोड़ी सस्ती हो, ठीक है, क्योंकि अब जैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे बाइक की इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कंपेयर दीज डिटेल विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ऐसा नहीं कि मान लो किसी ने एक बात बता दी, उसी के चक्कर में पड़ गए, उसी में जाके इन्वेस्ट करते, देखा ही नहीं कि भाई दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके आसपास आप जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आसपास इन्वेस्टमेंट के, उन सबको देखो, देन कंपेयर कि भाई कौन सा मेरे हिसाब से सूटेबल लग रहा है, एंड देन इन्वेस्ट योर मनी इन दैट पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो है। एग्जामिन इफ इट फिट्स इन विद अदर इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी देखना है कि आप जो भी ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट जो कर चुके हो उसके साथ वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये 10th पॉइंट, जहाँ पे ये कह रहा है डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी। आपको एक ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी के थ्रू ही डील करना है। इससे क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सेबी जो होता है, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं। बट अगर आप अनऑथराइज इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रेड कर रहे हो फिर आपकी हेल्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडियरी एंड द इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी इंटरमीडियरी है, आपकी जो भी इंटरमीडियरी क्या होता है बेसिकली, एक ब्रोकर जिसे हम कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इंटरमीडियरी होता है। ब्रोकर क्या होता है ये सबको पता होगा कि बेसिकली जो हमको स्टॉक मार्केट से, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, उसके बीच में कनेक्शन का काम करता है ब्रोकर, ठीक है, ये बता दिया मैंने तुम लोगों को। और जो भी हमारा इंटरमीडियरी है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में जितनी भी क्लैरिफिकेशन लेनी है सारी पहले ले लो, उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। और एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग, एंड देन इफ सेटिस्फाइड मेक द इन्वेस्टमेंट। जितने भी तुम्हारे पास ऑप्शन है उन सबको एक्सप्लोर कर लो। अगर कुछ भी मान लो तुम्हें लगता है कि भाई चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको देखो, और अगर लगता है कि भाई सब ठीक है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर दो।
और अगर तुम्हें इस पूरे एसए 1 का जो तुम्हारा सिलेबस है, एसए 1 में तुम्हारे कितने चैप्टर आएंगे 1 से लेके 5 के, अगर तुम्हें उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने तुम लोगों के लिए बना रखे हैं। उसका लिंक मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हैं तुम्हारे लिए, मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है जिससे इस साल भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। उसमें जितने भी प्रोबेबल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी बुक से तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे हैं, ठीक है। तो तुम उन सबको चेकआउट कर सकते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। अब हम आएंगे अपने व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पे। भाई इंटरेस्ट क्या होता है, मैं इतनी देर से तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जब हम किसी से भी मनी बोरो कर रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि भाई हम उसको पैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने सिर्फ उसको पैसे नहीं वापस करने हैं, हमने उसकी जो मनी यूज की है उसको यूज करने का पैसा भी देना पड़ता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे आज, ठीक है, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुम अमीर हो, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, मेरे पास नहीं थे। मैं तुम्हारे पास आई, मैंने कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो, तो तुमने देखा कि भाई देखो इस बंदे के पास जब इसको ज़रूरत थी तो इसके पास 10 रुपए नहीं थे, मैंने भी इसको 10 रुपए दे दिए, ठीक है। अब मान लो मैंने 1 साल के लिए 10 रुपए लिए तुमसे, अब मैं 1 साल बाद आके तुमको सिर्फ 10 रुपए वापस कर दूँ, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार कि जब इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने इसको पैसे दिए, अब इसने मुझे 1 साल के बाद मेरे को इसे पैसे देने का मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसने मुझे मेरे पैसे को यूज़ करने के पैसे नहीं दिए। तो अब जो तुमने 10 रुपए लिए हैं, दिए हैं मुझे, उसके बदले में मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगी, 11 रुपए दूंगी। तो ये जो 1 रुपए है ये क्या है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये तुम्हारा, तुमने मुझसे 10% का इंटरेस्ट ले लिया इसके ऊपर, समझ रहे हो, 10% का इंटरेस्ट ले लिया तुमने मेरे से। तो ये 1 रुपए का तुम्हें फायदा जो होगा उसके चक्कर में ही तुम मुझे पैसे दोगे, अदरवाइज तुम मुझे पैसे क्यों दोगे। तो व्हेन वी बोरो मनी वी आर एक्सपेक्टेड टू पे फॉर यूजिंग इट, हम उसको यूज करने का पैसा भी देते हैं। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा 8th क्लास में, शायद इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी उस बंदे को देना पड़ेगा फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मनी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखी है, उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज एन अमाउंट चार्ज टू द बोरोवर। अब देखो इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है, इंटरेस्ट को कौन दे रहा होता है, इंटरेस्ट को बोरोवर दे रहा होता है। ये मत समझ लेना कि अच्छा जिसने पैसा दिया वो ही इंटरेस्ट देगा, नहीं, जिसने पैसा लिया, जो बोरोवर है वो इंटरेस्ट देगा, समझ रहे हो। फॉर क्यों देगा, फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। और किसको देगा, किसको देगा, लेंडर को देगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो जो बोरोवर होता है वो लेंडर को देता है कि भाई तुमने मुझे मेरे समय पे पैसे दिए जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तो दूंगा ही दूंगा, पर तुम्हारे पैसे को जो मैंने अपनी ज़रूरत के समय पे यूज़ किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, और ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, समझ गए। ये इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पे, मान लो कि मैंने तुमसे 100 रुपये लिए थे और मुझे तुम्हें 105 रुपये वापस करने पड़े हैं, तो इस पर कितने % का इंटरेस्ट हो गया, इस पर 5% का इंटरेस्ट हो गया। आई होप तुम लोगों को इंटरेस्ट तो निकालना आता ही होगा, है ना। तो इस पर 5% का इंटरेस्ट रेट लग गया और ये है मेरा इंटरेस्ट रेट, समझ गए। अब आ जाते हैं व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है कि भाई आज, अब तुम जाके देखना, आज इस चीज़ को चेक करना। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है ना कि एमआरएफ का शेयर देखना, टाटा मोटर्स का देखना, यार ये सब तुम देखना, अगर तुम देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल इसका कितना यूज़ है इस सब्जेक्ट का। इसको बस थ्योरेटिकल अगर पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पूरे साल पढ़ने का, बट अगर ये तुम्हारे चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाने चाहिए कि अच्छा ऐसे कैसे होता है, ये कितना होगा, वैसे कितना होगा, तो तुम्हें जो बेचैनी होगी ना इसको ढूंढने की, इसको समझने की, वही बेचैनी, वही जो तुम्हारी इंट्रीगनेस है, वही तुमको इस सिलेबस को इंटरेस्ट बनाएगी तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे अलग अलग बैंक है, आज तुम जाके चेक करना, किसका चेक करोगे, मान लो फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और एक मान लो हमारा ICICI बैंक, ठीक है। ये जो 4 बैंक है इनके FD के रिटर्न चेक करना, ठीक है। FD पे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं हम उसको, फिक्स डिपॉजिट पे ये कितना रिटर्न आपको दे रही है। देखो एक एक पॉइंट का भी डिफरेंस आपको दिख सकता है, हो सकता है सेम भी हो पर आपको डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई अलग अलग जो बैंक्स होती हैं वो अलग अलग रेट जो है इंटरेस्ट रेट देती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करती हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं, वो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये तुमसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसको ध्यान से देखना। डिमांड फॉर मनी,
डिमांड फॉर मनी क्या होता है? अगर बहुत सारे लोग पैसा डालने आ रहे हैं या पैसा मांगने आ रहे हैं, समझ लो बैंक के पास अगर बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ रहे हैं, भाई लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, इतने पैसे दो। अब देखो बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, बैंक के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट है। तो एक टाइम बाद बैंक क्या करेगा, जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देगा, ताकि इनमें से, क्योंकि देखो मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पैसा दे सकती हूँ, ठीक है। तो एक टाइम बाद ऐसा होगा, अभी जब बहुत सारे लोग आएंगे ना, तब क्या सिचुएशन होगी, तब इंटरेस्ट रेट कम है, समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट तब कम है कि भाई 5% पे पैसा ले लो, लोन ले लो मतलब, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आगे पैसा मांगने के लिए। अब बैंक के पास भी कोई अनलिमिटेड पैसा तो होता नहीं है ना, सबके पास लिमिटेड पैसा है। तो थोड़े समय बाद बैंक क्या करेगी, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बैंक इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, ताकि हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पैसा दे सकें और उसी से हमें उतना रिटर्न मिल सके जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। अपने जो हमारे लेंडर है, जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले लोग हैं, उनको भी तो इंटरेस्ट देना है, तो उनको हम पैसा दे सकें। तो इस तरीके से होता है, समझ गए। दूसरा है लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग। गवर्नमेंट बोरिंग का लेवल मतलब कैसे होता है, जो गवर्नमेंट होती है, देखो उसके पास भी जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है। गवर्नमेंट के पास अपने पास तो खुद का कोई पैसा होता नहीं है, वो पैसा कहाँ से लेती है, जो टैक्स होता है वो होता है, वो उसको यूज़ कर रही है। और अगर कई बार अगर लोग गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कम पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो पैसा बोरो करती है। पैसा बोरो किससे करती है, बैंक से बोरो कर लेती है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे बोरो कर लेती है, इंडिविजुअल्स को अपनी सिक्योरिटीज बेच देती है। ये तुम पढ़ोगे आगे जाके, जीसेक पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट होती है वो भी सिक्योरिटीज अपनी बेचती है किसी किसी चीज़ की, ताकि उसको पैसा मिल जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करना होता है, तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि भाई आजकल गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है। अब मान लो डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई, या डिमांड अगर मान लो, देखो जो सप्लाई होती है मनी की, उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, कहने का मतलब कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, और जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। देखो अब तुम्हें ऐसे समझाती हूँ, किसी भी चीज़, अगर देखो कोई भी चीज़ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होगी ना, तो तुम्हारे को ना उसकी वैल्यू नहीं होगी, समझ रहे हो, तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो वैल्यू नहीं करोगे तो मतलब अगर 3-4 लोग भी हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखना है। तो अगर इस तरीके से हम देखें सप्लाई ऑफ मनी, अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो रुपये का वैल्यू है, रुपये का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है ना। जो चीज़ आज 10 रुपये की आ रही है, वही चीज़ 20 रुपये की आएगी, कि मतलब अब देखो जब ये इन्फ्लेशन होती है, तब होता क्या है कि जो रुपये है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रुपये की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है कि जो चीज़ अभी तक आपको 10 रुपये के नोट में मिल जा रही थी, वही सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको अब 20 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब 10 रुपये की वैल्यू तो कम हो गई ना। अब 10 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई भाई। अब वही चीज़ आपको 20 की मिलेगी। तो ये कब होता है, जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी आरबीआई है, वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा, अब देखो मार्केट में जितना पैसा है, अगर तुम्हें पता लगेगा कि जो बैंक है वो पहले तो 5% इंटरेस्ट दे रही थी मुझे, पहले मुझे बैंक 5% इंटरेस्ट दे रही थी अपने पास पैसा रखने के लिए, पर अब बैंक ने ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 10% कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों करा बैंक ने, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बैंक क्या चाहता था कि ये जो पैसे हैं ये सब लोग बैंक के पास जमा करा दें और मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाए, और जैसे ही वो कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये बात बहुत ही इकोनॉमिक का कोर कॉन्सेप्ट है ये इन्फ्लेशन का। तो मैं अगर उतना नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार तुम वीडियो पीछे करके देख लेना, पर अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि सप्लाई ऑफ मनी जो होती है ये इम्पैक्ट डालती है इंटरेस्ट रेट पे। ये एकदम इकोनॉमी का, जब तुम 11th क्लास में अगर इकोनॉमिक्स कभी पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एकदम इन्फ्लेशन का कोर कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया है। तो अगर तुम्हें नहीं भी आया समझ में तो इट्स ओके। इन्फ्लेशन रेट, वही इन्फ्लेशन रेट भी देखना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो।
और यहाँ पे क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच डिटरमाइन सम ऑफ द वेरियस मेंशन्ड अबव। ये जब चीज़ें हैं ये सब आरबीआई और कौन देख रहा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज देख रही होती है। अब आते हैं हमारे पास वेरियस ऑप्शंस, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से होता है। तो देखो पहला तो है फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट क्या है, बेसिकली जो चीज़ हमें दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि भाई हमें दिख नहीं रहे, जिसे हम छू सकते हैं, टैंजिबल भी कह सकते हो इसको। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई और कमोडिटीज़ हो गई, जैसे दाल चावल चीनी जीरा, ये सब जो होता है ना, ये सब कमोडिटीज़ कहते हैं और इसका भी ट्रेड होता है। ठीक है, इसके लिए भी कमोडिटी मार्केट होता है, वहाँ पर इसका भी ट्रेड होता है। तो तुम ये मत सोचना कि ये कमोडिटीज़ क्या है क्यों है। फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं। अच्छा देखो यहाँ से ना तुमसे ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, इनमें से कौन सा फिजिकल एसेट है, या फिर 2 फाइनेंशियल एसेट के नाम बताओ या फिर 2 फिजिकल एसेट्स के नाम बताओ। तो तुम इसको इस तरीके से याद रखो, समझ गए। अब आएंगे हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, जो मैंने तुमको एफडी भी बताया था, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के साथ भी हम लोग स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस होता है, प्रोविडेंट पेंशन फंड होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं। और सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड भी जैसे हमारे पास होता है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर हो गए, तो ये तीनों चीज़ें हमको दिख रही हैं। ठीक है, अब हम आएंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस पे। ये इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, थोड़े समय के लिए, लेस देन 1 ईयर समझ लो इसको, लेस देन 1 ईयर के लिए है ये। तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन होता है सेविंग बैंक अकाउंट। और ये क्या होता है, फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसको लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट करे ना करे, सेविंग अकाउंट तो खुलवा ही लेता है बंदा। और इस पर लो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे 4 से 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है इसको। ठीक है, बट ये होता है कि इसमें से आप कभी भी पैसा निकाल लो, कभी भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैच्योरिटी पे पैसा निकलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप डेली का काम भी कर सकते हो इसमें से पैसे निकाल के। मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, अब देखो ये ना स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक म्यूचुअल फंड इसको सब, अब ये मनी मार्केट को समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, एक पूल ऑफ मनी होता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेयर्स डिबेंचर में पैसा लगाया जाता है। आगे इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसको, तो अभी मैं उतना नहीं बता रही। ठीक है, पर ये समझ लो कि स्पेशलाइज्ड फंड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जो कि शॉर्ट टर्म फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। मतलब जो थोड़े समय के लिए है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं आपको पैसा लगाना है। शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम है, शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स रहेगा और देर बाय आपको एक इजी लिक्विडिटी मिल जाती है। इजी लिक्विडिटी मतलब अगर आपको पैसा निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें लोगों का बेसिक जो ज़्यादा मोटिव क्या होता है कि भाई हमको रिटर्न मिलना चाहिए अच्छा खासा, है ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट जो मनी मार्केट होता है उसमें सबसे पहला जो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कि भाई आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर ले, है ना, आपको लॉस ना हो। क्योंकि भाई देखो थोड़े समय के लिए जो बंदा पैसा लगा रहा है वो ऐसा बंदा नहीं है कि बहुत रिस्क अवर्ज, मतलब रिस्क ले लेगा, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है तो अगर उसके पैसा डूब भी गया तो उसे कोई टेंशन नहीं है, नहीं। तो सबसे पहला मोटिव क्या है कि भाई आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें आपको एक अच्छा सा रिटर्न देना है, जिससे कि आपकी कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा खासा रिटर्न आए और आपको उससे प्रॉफिट हो। और इसका जो रिटर्न होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ओके, अब आ जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स। अब फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक में क्या होता है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका होता है 30 दिन के लिए आपको मिनिमम इसको इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके आगे आप मतलब अगर मैक्सिमम पे जाओ तो आप काफ़ी समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है, बट मिनिमम आपको 30 दिनों के लिए एफडी करवानी ही पड़ती है। ओके, और ये भी कौन से इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिनके लो रिस्क एपेटाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकता है, तो भाई लो रिस्क एपेटाइट जिस भी इन्वेस्टर की है वो आओ और अपना एफडी में अपना पैसा जमा करा दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि भाई रिस्क भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको देखना है कि भाई नॉर्मली जो पीरियड होता है वो 6 से 12 महीने तक के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं
और ये जो एफडी पर रिटर्न की अगर हम बात करें तो रेट होता है वो एफडी मनी मार्केट से मतलब डिफर कर सकता है। जितना मनी मार्केट में आपको रिटर्न मिलेगा एफडी में मिलेगा वो कम ज़्यादा होता रहता है अपना। अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए हो तो तुम लोग हैंड रिटन नोट्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तुम्हें सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन सा आएगा। वो सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो सारे उसमें मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन। तो पहला वाला हम लोगों ने देख लिया, आज हम लोग ये लॉन्ग टर्म वाला देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग से। तो देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग से तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेविंग है ये पोस्ट ऑफिस में होगी। ठीक है, इतनी बात तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है ये। ठीक है, लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, सबको पता चल चुका होगा अभी तक कि भाई एक ऐसा सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होगा। आप जिस भी पोस्ट ऑफिस से चाहो इसको अवेल कर सकते हो। कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई आपको एक ही पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में जाना है, इसी ब्रांच में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा होता है जो कि मंथली पे किया जाता है, इसलिए बोला हुआ है मंथली इनकम स्कीम होती है एक तरीके से। ठीक है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट, पर एनम का मतलब पूरे साल का है, बट ये मंथली पे किया जाता है। मिनिमम अमाउंट जो आप पोस्ट ऑफिस सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हो वो होता है 1000 रुपये अगर आपका सिंगल अकाउंट होता है ना। सिंगल अकाउंट में अगर देखें तो 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट होता है। और एडिशनल जो हम अमाउंट डालेंगे, जैसे मान लो अगले महीने आपने पैसे डाले या फिर अगली आपने जो सेविंग अपनी की वो 1000 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जाके 729 रुपीज़ जमा करा दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 1000 के मल्टीपल्स मतलब 1000, 2000, 3000 ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैक्सिमम अमाउंट देखें हम यहाँ पे किसी अकाउंट में जो हम रख सकते हैं वो अगर सिंगल अकाउंट है तो उसके लिए 3 लाख रुपीज़ होता है। और अगर जॉइंटली होता है तो उसमें 6 लाख रुपीज़ की वो होती है कि अच्छा भाई आप इतना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो जमा करा सकते हो ड्यूरिंग अ ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 6 सालों की होती है, 6 ईयर्स की होती है। ओके, और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बता रखी है कि अ बोनस ऑफ 10% इज पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। देखो अगर आप मैच्योरिटी तक उसको रखोगे, मैच्योरिटी पीरियड कितना है 6 ईयर्स तक का है, तो अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 6 ईयर्स तक रखी है, बीच में प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं किया। प्री मैच्योर विड्रॉल क्या होता है कि मान लो आपकी डेट थी, अगर आपने 2020 में पैसा जमा कराया, आपको 2026 में उसकी मैच्योरिटी थी और आपने क्या करा, आपने 2024 में आपको जरूरत 2025 में आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने 2025 में उसके पैसे निकाल लिए, तो ये प्री मैच्योर विड्रॉल हो गया। मतलब अभी मैच्योरिटी हुई नहीं थी, आपने उसको पहले ही विड्रॉल कर लिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट अगर आप पूरा रखते हो, पूरी मैच्योरिटी तक अपने स्कीम को मैनेज करते हो तो आपको 10% का बोनस भी मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, है ना। यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में बता रखा है। प्री मैच्योर विड्रॉल इज परमिटेड इफ डिपॉजिट इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करना भी है तो आप कब कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यही बात बताई कि 2020 से 2026 तक की स्कीम थी, तो आप ये नहीं कि भाई 2020 में आपने शुरू किया, अब 2020 की जनवरी में शुरू किया और अगस्त में आपको लगने लगा कि नहीं भाई अब मुझे पैसे निकालने हैं, तो ऐसे नहीं होगा। कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, कम से कम 2021 आ जाए, उसके बाद ही पैसे निकल सकते हैं, उसके बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉल होगा। और जो 10% का बोनस होगा वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से ही पैसा निकाल लेते हो मैच्योरिटी से पहले ही, तो आपको एक 5% की डिडक्शन आपको जो पोस्ट ऑफिस है वो काट लेगा। भाई 5% आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरी जो स्कीम का टाइम था उससे पहले आप पैसे निकाल रहे हो, तो 5% की डिडक्शन तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से होगी ही होगी। ठीक है, और ये जो 10% का बोनस आपको मिलता अगर आप मैच्योरिटी तक पैसे रखते तो वो भी अब आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। ठीक है, इसको आई होप तुम लोगों ने समझ लिया होगा। कई बार ये ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन कैसे आता है कि 2 लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस को समझाओ। ठीक है, या तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये आ सकता है कि अच्छा 2 आपको ये दे दिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये खास करके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 2, पोस्ट ऑफिस सेविंग और ये पीपीएफ। ठीक है, नीचे वाले भी इंपॉर्टेंट है पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर 5 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आप ऐसे इसको 2-2 नंबर में मतलब इसको समझा दो। ओके, अब आते हैं पीपीएफ पे। ये क्या होता है, देखो अ लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला अगर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे पीपीएफ के बारे में तो तुमको यही लिखना है कि ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है और ये एक लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ तुम भी उसको अपनी बुक में हाईलाइट कर लो। इससे क्या होगा, जब तुम बाद में रिवाइज करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज वेरी क्विकली।
और यहाँ पे मेचोरिटी जो होती है वो 15 ईयर्स की होती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग में मेचोरिटी कितने सालों की थी, वो मेचोरिटी थी 6 ईयर्स की। यहाँ पे मेचोरिटी कितनी है, यहाँ पे मेचोरिटी है आपकी 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा तुमको। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर भी 8% पर एनम मिलता है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, ये मंथली नहीं मिलता, ये कंपाउंड होता है एनुअली और उसके बाद आपको मिलता है, ठीक है। अब पीपीएफ अकाउंट किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो और कभी भी खुलवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मंथ में जाना है, एक पर्टिकुलर डेट में जाना है, नहीं, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाओ और जब भी आपका मन करे आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओपन ऑल थ्रू द ईयर फॉर डिपॉजिटिंग मनी, पूरे साल में कभी भी आप वहां पर जा सकते हो। टैक्स बेनिफिट्स कैन बी अवेल फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्ट अक्रूड इज टैक्स फ्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो अमाउंट है और आपका जो इंटरेस्ट है वो जब आप इनकम टैक्स पे कर रहे होगे तो ये वाला जो अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है, ये उस पर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और अगर लोग सेविंग करेंगे तो बैंक के पास रखेंगे और बैंक के पास अगर रखेंगे तो वो अल्टीमेटली यही है कि भाई लोग सेव कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के पास चला ही जाएगा। तो अगर आप सेविंग कर रहे हो पीपीएफ में तो आपकी जो वो सेविंग है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग में क्या बताया था कि कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है। अगर हम पीपीएफ में देखें ये चीज तो यहाँ पे क्या होता है कि विड्रॉल इज परमिसिबल एवरी ईयर फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर ऑफ द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। आपने जब भी अकाउंट खोला है तब से जो फाइनेंशियल ईयर 7th होगा, 7th फाइनेंशियल ईयर से उसके बाद आप निकाल सकते हो। जो लास्ट के जो 1 2 3 4 5 6 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे उसमें आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आई होप तुम्हें पता होगा, 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो आई होप वैसे ही तुम लोगों को पता ही होगा, पर फिर मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद से ही उससे ही आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो इसमें तुम लोगों के लिए सिर्फ इतनी बात जाननी जरूरी है, ठीक है, इसको बस याद रखना हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं कंपनी फिक्स डिपॉजिट। कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, दीज आर शॉर्ट टू मीडियम टर्म होते हैं। ये बोरोइंग्स बाय कंपनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेएबल मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। कंपनी फिक्स डिपॉजिट से एक चीज समझो, कंपनी जो वर्ड आ रहा है इसमें उससे समझ लो कि यहाँ पे जो बोरो कर रही है वो कौन कर रही है, कंपनी कर रही है। तो लोग अपना पैसा कहाँ जमा करा रहे हैं, जैसे एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि बैंक के पास होता है, बट जो कंपनी फिक्स डिपॉजिट है वो लोग कंपनी को पैसा दे रहे होते हैं, कंपनी में फिक्स डिपॉजिट करा रहे थे। तो बोरोवर कौन हो गया, बोरोवर यहाँ पे कंपनी हो गई है। और यहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो पहले से ही लोगों को पता होता है कि अच्छा अगर इस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर कंपनी फिक्स डिपॉजिट तो हमें ये पैसा जो है वो इतने पर्टिकुलर फिक्स रेट इंटरेस्ट पे मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ के लिए और एनुअली मतलब पूरे 12 महीने। और यहाँ पे देखो एक और चीज बता रखी है कि यहाँ पे ये एक तरीके का क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, जहाँ पे जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो सारा आपको लोन पीरियड के एंड में दे दिया जाएगा कि अच्छा भाई हमने आपसे 5 सालों के लिए लोन लिया है। तो उसमें देखो क्या होता है, मान लो कि मैंने तुमसे 10,000 रुपए लिए, मैं एक कंपनी हूँ, तुमने मेरे में इन्वेस्ट किया कंपनी फिक्स डिपॉजिट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 10,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट और मान लो 2,000 रुपए इस पे बना है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया 12,000 रुपीज हो गया। अब ये 12,000 रुपीज आपको मान लो 6 ईयर्स के लिए आपने रखा था, तो ये 6 ईयर्स तक आपको 6 ईयर्स के एंड पे आपको 12,000 रुपीज मिल जाएंगे, एकदम आपको एक साथ में सारा पैसा आपका मिल जाएगा। ये होता है क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6 से लेके 9% पर एनम तक रहता है फॉर कंपनी एफडीज। और ये जो इंटरेस्ट रिसीव होता है इस पे आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, अब जो इंटरेस्ट भी हमको मिल रहा है हमारे 10,000 की पेमेंट जो हमारा एग्जाम्पल था वो टैक्सेस काटने के बाद होता है और ये टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो देखो बॉन्ड्स क्या होता है, फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे जो ये डेट लिखा है इससे हम लोग समझेंगे डेट का मतलब होता है उधारी, डेट का मतलब होता है किसी से किसी ने उधार लिया है। अब देखो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है।
तो ये होता क्या है बेसिकली, खास करके इसको गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट के पास जब ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि अच्छा मुझे किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे लोगों से पैसे लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है कि भाई देखो इसका नाम है बॉन्ड, ठीक है, और ये मेरे ऊपर तुम्हारा डेट है, तुमने मुझे उधारी दी है और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर मेचोरिटी पे, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे मैं तुमको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो मैं तुम्हें वापस करूंगा, ठीक है। तो ये किस पे उधारी होती है, ये गवर्नमेंट पे उधारी हो जाती है लोगों की, है ना, कि लोगों से पैसा लिया है गवर्नमेंट ने और इतने समय के बाद, इतने मेचोरिटी पीरियड के बाद, इतने इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट भी होता है यहाँ पे वो फिक्स होता है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से, इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर विद द पर्पज ऑफ रेजिंग कैपिटल, है ना। रेजिंग कैपिटल मतलब किसी के पास अगर कैपिटल नहीं है, कैपिटल का मतलब पैसा, अगर पैसा नहीं है उसको पैसा चाहिए, तो उसने क्या किया, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि भाई देखो ये एक सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ है कि मैंने तुमसे उधारी ली है, मुझे तुमको पैसा देना है। और ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, कॉर्पोरेशन करते हैं, सिमिलर इंस्टीट्यूशन की तरह बॉन्ड्स को बेचते हैं, है ना। हमारे पास ये बॉन्ड्स है, आओ ये बॉन्ड्स हमसे खरीद लो और हमें क्या दे दो, हमें पैसे दे दो। अब हमें जब इस पैसे की जरूरत पड़ी है तो तुम हमें पैसे दे दो, जब हम इस पैसे को यूज कर लेंगे, जब हम उससे पैसे जब से मान लो मैंने पैसे का यूज किया कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया, अब इन्वेस्टमेंट कर ली, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं क्या करूंगी, ये बॉन्ड्स वापस से लोगों से खरीद लूंगी कि भाई तुम लो अपना पैसा ले लो और ये बॉन्ड जो है वो मुझे वापस कर दो, ठीक है, ऐसे होगा। अब बॉन्ड इज जनरली अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक मेचोरिटी डेट पे। मेचोरिटी डेट क्या होता है, जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट खत्म होने वाली है। अब मान लो कि मैंने 1 साल की इन्वेस्टमेंट करी है, आज 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 कितनी तारीख है, आज हाँ 2 जून, तो 2 जून 2025 को मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है फॉर 1 ईयर, तो ये कब खत्म होगी, 2 जून 2026, है ना। ये इसकी मेचोरिटी डेट हो जाएगी 1 साल तक के लिए। तो ये अब जो मेचोरिटी डेट है उस पर गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही होगी, ठीक है। सबसे पहले जब हम म्यूचुअल फंड को पढ़ते हैं तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर फंड्स ऑपरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये जो एक तरीके का फंड है जो कि इसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी मैनेज कर रही होती है। क्यों इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको क्यों मैनेज करती है और ये क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। विच रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट इन अ ग्रुप ऑफ एसेट, जो कि शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिस तरीके का आपको ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लो कि अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा कैपिटल बढ़ानी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे अपना पैसा किस में लगाना चाहिए, इक्विटी में लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है उसको समझेंगे। देखो इट्स अ पूल, ठीक है, यहाँ एक फंड होता है बेसिकली, और ये सब्स्टिट्यूट किसके लिए है, ऐसे लोग जिनको भाई डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको नहीं आता, नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है ना, इन सब की कंस्ट्रेंट है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाएंगे, हम उससे कहेंगे देखो हमारे पास ये छोटा छोटा, ये हमारे पास बहुत थोड़ा सा अमाउंट है और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ढूंढ के लाएगी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाएंगे और बेसिकली उससे यही कहेंगे कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं बेयर कर सकते, पर हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करेगी, एक फंड बनाएगी जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा होगा और इस पैसे को उठा के वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे उसमें वो इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कभी किसी में लॉस हो जाएगा, कभी किसी में प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पूरी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से मैनेज हो जाती है और जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई का मतलब जैसे कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द बास्केट। अगर आपने एक ही बास्केट में सारे वो चीज़ें रख दी, सारा पैसा लगा दिया, अगर लॉस हो गया तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसी तरीके से हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। और यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ है, यहाँ पे एनएवी तुमको देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद करना, एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू है। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा तुमको ये पता होना चाहिए कि नेट एसेट वैल्यू को निकालते कैसे हैं। तो एनएवी जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय द फंड माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड। कैसे होता है, वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है आपके ऑल शेयर्स की,
उसमें से आपको कितना माइनस कर देना है, आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको आपने माइनस कर देना है। और डिवाइड कैसे करना है, नंबर ऑफ यूनिट से। और बेसिकली हम लोग नेट एसेट वैल्यू क्यों निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम एक जो म्यूचुअल फंड है उसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि भाई पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड क्या होगी, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं, हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की निकाल सकते हैं। और इससे होता क्या है, और यहाँ पे हम लोग देखो ये देखेंगे कि बेसिकली लोग नेट एसेट वैल्यू निकाल ही क्यों रहे हैं। तो नेट एसेट वैल्यू हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि वी कैन डिटरमाइन द पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड। एक यूनिट वैल्यू म्यूचुअल फंड की क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। और इससे होता क्या है, हम कंपेयर कर पाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर नेट एसेट वैल्यू, एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ रही है, मान लो 200 रुपये आ रही है, एक के 300 रुपये आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक यूनिट की वैल्यू आपको पता लगती है, आपको ये भी पता लगता है कि अच्छा आप मतलब आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बेसिकली ये भी आपको पता लगता है। और अगर आप ये देखोगे कि अच्छा एनएवी कितनी चल रही है, इससे आपको जो फंड है उसका परफॉर्मेंस भी पता चलेगा। मान लो आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और आपने आज जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया उसकी पर यूनिट की वैल्यू थी मान लो 100 रुपये थी, ठीक है। अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखी और वो 150 रुपये के आसपास हो गया, तो आपको पता लगेगा ना कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो अब हम लोग आ जाएंगे व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज। देखो अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट हमें जल्दी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट वैसी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी कहाँ पर, कौन करेगा, किसकी हेल्प से होगी, कौन उस मार्केट को मैनेज करेगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक एक्सचेंज पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में 2 हैं, एनएससी और बीएससी, जो कि रेगुलेटेड है। और उसके बाद की बातें हम अब यहाँ पे देखेंगे कि द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, ये एक्ट जिस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तुम्हें वैसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे डिफाइन है, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA डिफाइन करता है स्टॉक एक्सचेंज को। क्या कहता है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एज एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प करना, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कोई भी ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है, कोई बॉडी जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, कोई इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। किस लिए बनाई गई है ताकि वो बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ में असिस्ट कर सकें, मतलब हेल्प कर सकें, उस सबको रेगुलेट कर सकें कि अच्छा ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे सॉल्व होगी, पूरा मैनेजमेंट कैसे होगा वो। और इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने की पावर किसको मिली हुई है, स्टॉक एक्सचेंज की मिली हुई है। एंड थ्रू विच एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो है BSE और एक है NSE। BSE का क्या मतलब होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे जो NSE है उसका क्या फुल फॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो फुल फॉर्म है ना दोनों, ये तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखना। ये भी पता होना चाहिए कि 2 हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी पता होना चाहिए कि BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी पता होना चाहिए कि जो NSE है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये वाली बात तुमको पता कर चलनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं आगे, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर। देखो ये सबसे ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग सवाल होता है बच्चों के लिए कि अभी तक तुम लोगों ने बोल तो दिया कि शेयर खरीद लो, भाई ये शेयर होता क्या है, मतलब इससे मतलब क्या है। अब देखो एक चीज़ देखो, मान लो ये मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी बनाई 1 लाख रुपए में, ठीक है। 1 लाख रुपए मैंने अपनी कंपनी बनाई, मेरी कंपनी एकदम ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई मेरे को ना इस कंपनी को और एक्सपैंड करना है, क्या करना है, मुझे इसको और बढ़ाना है, अभी आगे लेके जाना है, मुझे इसके ब्रांचेस खोलनी है। बट मेरे पास ना उस सब के लिए पैसा नहीं है, पर मेरे पास इतना स्कोप है कि अच्छा मैं करूँगी तो मेरा ये जो बिजनेस है वो चल जाएगा, है ना, मुझे इतना पता है। पर मेरे पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, घर वाले नहीं दे रहे, लोन मुझे लेना नहीं है या मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं
जाऊंगी लोगों के पास, ठीक है, मैं कहूँगी एक काम करो, इसको जो कंपनी मैं आगे खोलने वाली हूँ, देखो मैं एक कंपनी खोलूंगी, मैं उस तुम्हारे को सब बताऊंगी उस कंपनी के बारे में कि मैं ये वाला काम करती हूँ, मेरी कंपनी ऐसे चलती है, मेरे पास इतना डेटा है कि अच्छा मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये वो मैं सारी बात तुमको बताऊंगी। उसके बाद मैं कहूँगी तुमसे कि तुम एक काम करो, मेरी कंपनी में तुम ले लो हिस्सेदारी, ठीक है, तुम ना एक ओनरशिप ले लो, मतलब आधी कंपनी तुम्हारी आधी कंपनी मेरी, तुम इस कंपनी के शेयर ले लो इस तरीके से। और जब तुम कंपनी की हिस्सेदारी लोगे तो तुम क्या करोगे, दूसरी कंपनी बनाने के लिए कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, मान लो 50,000 रुपये तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो जो दूसरा बंदा आएगा, मान लो तुमने खोली कंपनी, मैं आती हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरे पास ये 50,000 रुपये हैं, तो एक काम करते हैं कि इस कंपनी की जो ओनरशिप है वो 50-50% में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 50% तुम्हारा 50% मेरा, है ना, ये जो नई कंपनी खोलने वाली है। तो ये जो बंदा आएगा ये क्या करेगा, मुझे पैसे देगा और मैं इसे क्या दूंगी, मैं इसे दूंगी हिस्सेदारी, मैं इसे दूंगी ओनरशिप राइट्स, ये मेरी कंपनी में ओनर बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसने भी पैसे दिए, इसके पास भी वोटिंग राइट्स होंगे। अब अगर मैं कोई भी डिसीजन लूंगी तो इस बंदे से डिस्कस करके लूंगी, है ना, कि भाई अब बताओ क्या करना चाहिए, तो इसको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, इसको ओनरशिप राइट मिल जाएंगे, ये ओनर हो जाएगा क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है एक शेयर खरीदने का मतलब, कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। बेसिकली अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आपको ओनरशिप राइट्स मिलते हैं, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है इसको तुम खुद ही समझ लेना, मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है वो तुम देख लेना खुद ही सही। यहाँ पे आ जाते हैं हम डेट इंस्ट्रूमेंट पे। डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने तुमको अभी भी बताया था आगे कि डेट का मतलब देखो एक तरीके से होता है उधारी। बेसिकली हम किसी दूसरे को उधारी दे रहे हैं, हम किसी दूसरे को अपना पैसा दे रहे हैं कि अच्छा अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमारा पैसा यूज़ करो, इस पैसे को तो यूज़ कर ही लो, और बाद में एट मेच्योरिटी डेट तुमको क्या करना है, मेच्योरिटी पे तुमको मेरा प्रिंसिपल अमाउंट देना है, और जितना हमारा इंटरेस्ट रेट सेट हुआ है कि अच्छा भाई 5% 10% इतना इंटरेस्ट रेट तुम मुझे दोगे तो इतना तुमको मुझे देना पड़ेगा व्हेन एट द मैच्योरिटी डेट। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने तुम्हें मोटा मोटा समझा दिया, अब इसको देखते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, बेसिकली एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी को पैसे लेंड करती है, उधार देती है टू अनदर ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं कि मेच्योरिटी डेट इतने टाइम की होगी, इंटरेस्ट रेट इतना होगा, है ना, ये सब पहले से डिटरमाइन किया जाता है विद रिगार्ड्स टू रेट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको भाई कितना देना है, आपको मंथली देना है, आपको एनुअली देना है, आपको कितने दिनों तक देना है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बाय द बोरोवर टू द लेंडर। और यहाँ पे क्या होता है, जो बोरोवर है, जो पैसा लेने वाला है, वो क्या करेगा, लेंडर को पैसा वापस कर देगा एट द मेच्योरिटी डेट। इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट द टर्म बॉन्ड इज यूज फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट। इंडियन सिक्योरिटीज में अगर हम देखें जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं कि भाई एक तरीके का ये क्या है, एक तरीके का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था। इशूड बाय, और बॉन्ड्स को इशू कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें पता होनी चाहिए कि बॉन्ड्स आर इशूड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बॉन्ड को इशू करती है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर। व्हेन वी कम टू डिबेंचर यू गेट टू नो कि जो डिबेंचर होता है उसको प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इशू कर रहा होता है, ठीक है। बट अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है वो उसको इशू कर सकती है। बट अगर हम डिबेंचर पे आए, डिबेंचर भी एक तरीके का डेट ही है, उधारी ही है, सारी कॉन्सेप्ट सेम है, बट एक डिफरेंट एक चीज़ हो जाती है कि भाई जो डिबेंचर है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो इशू कर रही होती है। तो आई होप तुमको ये बॉन्ड का समझ में आ गया होगा। ये वाली बात याद रखना कि बॉन्ड्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिबेंचर्स आर इशूड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट ही हैं बट इसको इशूअर में डिफरेंस आ जाता है। तो देखो अब हम लोग आ जाएंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है ये मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल कॉल्ड अंडरलाइंग। देखो वेरिएबल, अब देखो ये जो डेरिवेटिव होता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी खुद में तो कोई वैल्यू नहीं होती, बट ये इसकी जो वैल्यू निकलती है वो किसी भी अंडरलाइंग एसिड से निकलती है। अंडरलाइंग एसिड ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तुम्हारे डेरिवेटिव के आंसर के लिए, अंडरलाइंग एसिड। जैसे मान लो कि कोई ए पर्सन है, वो एक फार्मर है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये पोटैटोज उगाता है, ये आलू उगाता है। लेज की कंपनी इसके पास आई,
उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे को ये टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरीके के मुझे आलू चाहिए, कितने महीने के बाद चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और आज मैं तुम्हारे साथ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा भाई, दो पार्टीज हैं, एक होगा बायर एक होगा सेलर, ठीक है। ये लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई कितने प्राइस पे इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, कितने टाइम पीरियड बाद इतना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, मान लो। और बहुत सारी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं इन लोगों ने पहले से ही वो फिक्स कर ली है ना, प्री डिटरमाइंड टर्म्स हो चुकी हैं और वो फिक्स है, जिन्होंने जिस पर इसने भी और इसने भी बंदे ने साइन किया हुआ है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अभी उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। और यहाँ पे जो अंडरलाइन एसेट है वो क्या हो जाएगी, पोटैटोज हो जाएगी, कि भाई 6 मंथ्स के बाद जितने प्राइस पे तुमने कहा था तुम्हें उतने प्राइस पर ही पोटैटोज को लेना पड़ेगा। समझ गए, ये फार्मर इसने इसके साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, 6 महीने बाद क्या होगा कि इस पोटैटो कि मार्केट में चाहे जितनी भी वैल्यू हो, मान लो कि इसने 20 रुपए किलो पे साइन किया कि अच्छा 20 रुपए किलो के मुझे पोटैटोज चाहिए, मैं इससे लूंगा, और मान लो मार्केट में प्राइस हो गया 25, तो भी उस फार्मर को 20 रुपए केजी पर ही देना पड़ेगा। और अगर मार्केट में प्राइस हो गया 15 रुपए केजी, तो भी ये जो दूसरा जो हमारा बायर था इसको 20 रुपए केजी पर ही, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तरीके का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो उसको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। समझ गए, ये होता है एक तरीके का डेरिवेटिव, जो कि बेसिक है। डेरिवेटिव के डिफरेंट पार्ट्स भी होंगे जो तुम लोगों को चैप्टर 5 में पता लगेंगे। जब तुम चैप्टर 5 तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें ये बात समझ में आने लगेगी। और यहाँ पे ये जो अंडरलाइन एसेट है वो कोई इक्विटी भी हो सकती है, कोई इंडेक्स भी हो सकता है, कोई फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है। फॉरेन एक्सचेंज में जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे डॉलर का वैल्यू है, यूरो का वैल्यू है, पाउंड स्टर्लिंग का वैल्यू है, ये जो चेंज होता रहता है, इसके ऊपर भी लोग डेरिवेटिव करते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज एन इंडेक्स पे। अब इंडेक्स क्या होता है, तो देखो इंडेक्स एक तरीके की बास्केट होती है। बास्केट में क्या होता है वो बताती हूँ। सबसे पहले देखो, जो स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज में मैंने तुम्हें बताया था कि 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं हमारे पास। एक तो है एनएससी और एक है हमारे पास बीएससी, ठीक है। तो जो एनएससी का इंडेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी, और जो बीएससी का इंडेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। और ये वाली बात भी तुम्हें याद होनी चाहिए कि जो निफ्टी है, निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वाली बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुमने स्टॉक के एक्सचेंज के तुमने इंडेक्स देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो निफ्टी है और ये जो सेंसेक्स है, ये क्या है, ये दोनों है इंडेक्स। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है बास्केट ऑफ शेयर्स। इसमें ये जो इंडेक्स है इसमें कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जिनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मेजर एक फ्लक्चुएशन नहीं है, कुछ इस तरीके के स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर प्राइसेस यहाँ पर होते हैं। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर प्राइसेस यहाँ पर होते हैं, निफ्टी में भी होते हैं और सेंसेक्स में भी होते हैं। निफ्टी में कितनी कंपनीज होती हैं ये तुम मुझे बताओगे कमेंट करके, और सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं ये भी तुम मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। ये तुम गूगल पे सर्च करना और देख के बताना कि निफ्टी में कितनी कंपनीज हैं और सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों इंडेक्स हैं इसके कंपनीज में, ये जो इसमें कंपनीज होती हैं उसके शेयर प्राइसेस हमको दिख रहे होते हैं, है ना, कि ये पर्टिकुलर शेयर प्राइसेस हैं। और इससे हमें देख के क्या पता चलता है, एक ओवरऑल जो मार्केट है उसका ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये सब हम लोगों को पता चलता है किसी भी इंडेक्स को देखकर। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, आप हर किसी को नहीं देख सकते स्टॉक एक्सचेंज को देखने के लिए। आपने कुछ पर्टिकुलर कंपनीज चुनी, उनके शेयर प्राइसेस देखे, और आप इससे ऐसे बता सकते हो कि अच्छा मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है या मार्केट में लॉस हो रहा है, या लोगों का इस टाइम पे ट्रेंड क्या है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स शोज how a specified portfolio of share prices are moving in order to give an indication of market trends। आपको market trends का पता चलता है। It's a basket of securities, बहुत सारी securities नहीं होती हैं पर कुछ securities की basket होती है। and the average price movement, आपको जितनी भी वो companies हैं जो कि उस index में हैं उनका average price movement आपको दिखता रहेगा, जिससे आपको basically आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, मार्केट अपवर्ड जा रहा है या मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है, अब डिपॉजिटरी समझो कि इसको ये कोई डिपॉजिट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 6 चैप्टर में तो देखेंगे, पर यहाँ पे बेसिकली एक तरीके का बैंक की तरह ही होता है।
जैसे बैंक हमारे क्या संभाल के रखते हैं, बैंक हमारा पैसा संभाल के रखता है, बैंक से हम लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक में हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डिपॉजिटरी होती है वो बिल्कुल बैंक की तरह होती है, बट वहाँ पे क्या डिपॉजिट होता है, वहाँ पे पैसा डिपॉजिट नहीं होता, वहाँ पे सिक्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं ई फॉर्म में, है ना, ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो और वहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो, शेयर्स रख सकते हो, डिबेंचर रख सकते हो, बॉन्ड्स रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो, म्यूचुअल फंड रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। और हमारी दो तरीके की हमारे पास डिपॉजिटरी होती हैं। इसका फुल फॉर्म भी तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या ये डिपॉजिटरी हैं। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL, ठीक है। NSDL का फुल फॉर्म तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारे पास दो डिपॉजिटरी हो गई, एक डिपॉजिटरी CDSL, दूसरी हमारे पास क्या हो गई NSDL। ये भी पूछ लेता है कि दो डिपॉजिटरीज के नाम बताओ, और इन दोनों का इंडिविजुअली फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। मैं तुम्हें साथ साथ में क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें ये ना हो कि अच्छा हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। और उसके अलावा भी अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पास सारा क्वेश्चन बैंक हो कि इस पूरी बुक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया है। बेसिकली एक क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए बना दिया, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे जितने भी PYQ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पूरी बुक से आ सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आंसर भी लिख दिए हैं, तो तुम्हें इतनी दिक्कत होगी नहीं। अगर तुम्हें लास्ट टाइम भी अगर पढ़ना पड़ रहा है उसको तुम उससे पढ़ लोगे तो भी तुम आराम से इस पेपर में 95 to 100 मार्क्स क्रॉस कर जाओगे। मतलब बहुत ही इजी है इसमें मार्क्स स्कोर करना, अगर तुमने जितना मैंने बताया उतना कर लिया सिंपली, बस उतना तो ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स भी मैंने तुम लोगों के लिए बना रखे हैं, वो भी तुम्हें उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, तुम्हें उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम उसको जाके चेक कर लेना, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ आवर लास्ट टॉपिक, डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? देखो, मटेरियलाइजेशन क्या है? बेसिकली जो चीज़ हमको अपनी आंखों के सामने दिख रही है, छू सकते हैं, टैंजिबल है, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अब वो हमको मटेरियल की तरह टैंजिबल फॉर्म में नहीं दिख रहे। बेसिकली जो यहाँ पे शेयर्स होते हैं हमारे, देखो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, हम जो डील कर रहे होते थे वो हमारे डील होती थी सारी फिजिकल सर्टिफिकेट में। अब फिजिकल सर्टिफिकेट को संभाल के रखना, है ना, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। खो गया, चूहे ने काट लिया, फट गया, मतलब गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होता था, ये एक रिस्की चीज़ थी। तो अब हम लोगों ने क्या करी है, हम लोगों ने अब चुना है डीमटेरियलाइजेशन को। बेसिकली जब इतने डिजिटल एज में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इट्स अ प्रोसेस वेयर हम लोग क्या करते हैं, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट था इसको हमने एक ई डॉक्यूमेंट, एक ई फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ रख दिया हमने, डिपॉजिटरी में रख दिया। अब आप अपने फ़ोन में, अपने सिस्टम में इसको आराम से देख सकते हो। आपने जहाँ भी अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करी है, आपको कोई मसला नहीं है कि भाई आपका खो जाएगा, आपकी चीज़ें चूहा काट जाएगा, आपकी चीज़ें फट जाएंगी, गल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ई फॉर्म में वो हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो कि इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसका एक उल्टा भी होता है जिसको हम रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। रीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन है, वहाँ पे होता है रीमटेरियलाइजेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उससे हम लोग फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते हैं, ये उसका उल्टा हो जाता है। और डीमटेरियलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप तुम्हें ये डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन और इस टॉपिक में जितने भी, और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, तुमको वो दोनों PDF तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। जितने भी बच्चों ने उनको यूज़ किया है वो मुझे बहुत उसकी तारीफ करते हैं, उसको बताते हैं कि उससे उनको हेल्प हुई। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसको ऑफकोर्स ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।